तो एक नया धुरी बन गया। उस धुरी को क्या कहते हैं? जर्मनी जापान के साथ समझौता किया और उसमें फिर इटली भी आ गया 1937 में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यानी एक प्रकार की दोस्ती हो गई तीनों के बीच में साम्यवाद के विरुद्ध में। फिर उसके बाद सोवियत संघ से भी दोस्ती करता है, सोवियत संघ से भी दोस्ती करता है 1939 में हिटलर, कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है। उसको हम लोग अनाक्रमण संधि कहते हैं। सोवियत संघ से भी किस प्रकार का दोस्ती करता है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है, ये संधि ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। और उसके बाद 1935 में हिटलर इंग्लैंड के साथ भी समझौता करता है, और इंग्लैंड के साथ जो समझौता करता है उसमें वो अपना सेना बढ़ाने की वृद्धि के लिए समझौता करता है कि अपनी स्थल और वायु सेना को हमको बढ़ाने की इजाज़त दिया जाए। क्योंकि वर्साय की संधि में उसको सेना ज़्यादा रखने का इजाज़त ही नहीं, वायुसेना वगैरह रखने की इजाज़त थी नहीं, स्थल सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकता था। तो उसको बढ़ाने का उसको के लिए इंग्लैंड के साथ समझौता करता है, जिसमें इंग्लैंड इस शर्त पर तैयार हो जाता है कि जर्मनी अपनी नौसेना को 35% से अधिक बढ़ोतरी नहीं करेगा। इंग्लैंड के साथ ये समझौता होती है कि जर्मनी 35% से अधिक नौसेना की वृद्धि नहीं करेगा, समुद्री सेना। और ये हिटलर की कूटनीतिक विजय होती है। ये जो हिटलर की है ये कूटनीतिक विजय होती है, जिसमें कामयाब हो जाता है, इंग्लैंड के साथ समझौता कर लेता है, तो एक प्रकार का उसको इजाज़त मिल जाती है। और उसके बाद कितना बढ़ा रहा है सेना। अब इसका तो आंकड़ा देगा खुद जर्मन ही, इसलिए उसके आड़ में ये अपना सेना बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद इसके युद्ध के तरफ हम लोग बहुत नज़दीक पड़ गए हैं, चले आए हैं। उसके बाद 1934 में हिटलर पोलैंड के साथ भी 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण संधि करता है। 1934 में हिटलर पोलैंड के साथ भी 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण संधि करता है, लेकिन फिर भी वह इससे संतुष्ट नहीं होता है हिटलर, क्योंकि हिटलर को चाहिए था पोलिस गलियारा, जो कि जर्मनी के बीचों बीच दिया गया था रास्ता पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए। वह उसे वापस लेना चाहता था, और हिटलर ने वापस पाने के लिए मांग भी किया, लेकिन पोलैंड ने इनकार कर दिया। इसलिए पोलैंड पर कब हमला करता है? पोलैंड पर जर्मनी कब हमला करता है? तुम लोग बताओ। 1 सितंबर 1939 ईस्वी। हाँ, वो व्हाट्सएप पे जो बुक भेजते ना हैं, तो उसका जो फोटो खींच के भेजते हैं उसको पढ़ने के समय स्क्रीन पर रखना, तो उससे हेल्प मिलेगी थोड़ा सा। क्योंकि हम पूरे 100% हम फॉलो करते हैं भारतीय वन की जो बुक जो है, जो हम भेजते हैं फ़ोटो खींच करके, उसको स्क्रीन पर रखोगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी बातें। तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इधर जो हम देखें उसमें देखें कि 1936 में जर्मनी जापान के साथ एक समझौता करता है साम्यवाद के विरोध में। उसको हम लोग कॉमिंटर्न विरोधी समझौता के नाम से जानते हैं। फिर उसमें 1937 में इटली भी शामिल हो जाता है। इस त्रिदलीय संधि को हम लोग रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जानते हैं। फिर 1939 में भी हिटलर सोवियत संघ से अनाक्रामक संधि करता है, अनाक्रमण संधि। उसमें है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन ये संधि चल नहीं पाती है। 1935 में इंग्लैंड के साथ समझौता करता है, जिसमें नौसेना को
प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं करना है। वर्ष 1935 है और प्रतिशत भी 35 ही है। तो 1935 में इंग्लैंड से समझौता हो रहा है कि 35% से अधिक नौसेना में वृद्धि नहीं करना है और स्थल और वायुसेना में वृद्धि कर सकता है। नौसेना में वृद्धि नहीं करने देना चाहता था क्योंकि इंग्लैंड चाहता था कि नौसेना में मेरे मुकाबले कोई नहीं आवे, इसलिए वो नौसेना पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया था। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि हमारे कंपटीशन में कोई नौसेना में आए, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा नौसेना जो मजबूत थी वह इंग्लैंड की थी। 1934 में पोलैंड के साथ भी 10 वर्ष के लिए अनाक्रमण संधि करता है, लेकिन हिटलर इसी से संतुष्ट नहीं होता है और वह पोलिस गलियारा की मांग करता है। पोलिस गलियारा नहीं देने पर 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग डिटेल से पढ़ ही चुके हैं एक अध्याय में, पीछे के अध्याय में, जिसमें धुरी राष्ट्रों की पराजय होती है। जब हिटलर पराजित हो जाता है तो अपने मंत्री गोबेल्स और परिवार के सदस्यों के साथ अप्रैल 1945 में बर्लिन में एक बंकर में आत्महत्या कर लेता है। बंकर होता है जमीन के अंदर, युद्ध के समय सुरक्षित मकान बनाया जाता है अंडरग्राउंड रहने के लिए, उसको बंकर कहते हैं। एक बंकर का फोटो हम भेजे हैं ग्रुप में। तो बंकर उस 1945 में वो अपना मंत्री है गोवेल्स रहता है, प्रचार मंत्री, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के आत्महत्या कर लेता है हिटलर। उसके बाद 7 मई 1945 में जर्मनी मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी समाप्त हो जाती है। हिटलर की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। एक इसमें शब्द आता है विध्वंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब हुआ कि यहूदी और हिटलर के विरोधियों पर, यहूदी और विरोधियों पर जो क्रूर अत्याचार करता है नाजी लोग, उसी को हम लोग विध्वंस कहते हैं। इसको अंग्रेजी में होलोकॉस्ट कहा जाता है। तो हिटलर तो अत्याचार करने के बाद आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उस सरकार में जो बाकी लोग नाजी के अधिकारी बचते हैं उन लोगों पर बाद में मुकदमा चलाया जाता है और उन लोग को दंडित किया जाता है। ये हुई कहानी, पूरी कहानी हुई इस अध्याय, और यहाँ इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाता है।